चलो सभी लोग टेक्स्ट बुक निकालो। और हमने जो सेरिकल्चर फिनिश किया था उसके लास्ट पैराग्राफ पे आ जाइए सभी लोग। ऑल ऑफ यू प्लीज कम ऑन द पेज नंबर 45। पेज नंबर 45, all of you. Now on the page number 45, you all know that yesterday we had done the sericulture. चलो उसका लास्ट पैराग्राफ एक बार देख लेते हैं। बच्चों आ जाओ तो। Sometimes Excuse me, sir. artificial silk is sold as a natural silk. हाँ बेटा बोलो। Sir, you had explained health hazard in sericulture. हेल्थ नहीं बेटा, Sir, health. वो नहीं पढ़ाया मैंने अभी तक। आप Okay. चलो। Now sometimes artificial silk is sold as a natural silk. The difference between the two can be found out by burning a piece of a fabric. आर्टिफिशियल सिल्क मतलब बेटा देखो ऐसा है कि मार्केट में, इन द मार्केट द सिल्क which was being sold, this silk is of two types, natural and artificial. Means artificial and natural. Natural silk will always come from the animal. So the silk which has came from the animal, it will have the property of the animal. उसमें एनिमल की प्रॉपर्टी भी होगी, ठीक है ना। तो जब कभी भी आप आर्टिफिशियल सिल्क फाइबर्स को बर्न करोगे, देन यू विल नॉट गेट स्मेल ऑफ द बर्निंग बॉडी ऑफ एनी एनिमल। आपको ऐसा नहीं लगेगा कि किसी एनिमल की बॉडी बर्न हो रही है, ठीक है। आपको ऐसा नहीं लगेगा कि किसी एनिमल की बॉडी बर्न हो रही है। लेकिन जब आप नेचुरल फाइबर्स को बर्न करोगे तो आपको ऐसा फील नहीं होगा कि किसी एनिमल की बॉडी बर्न हो रही है। मतलब सॉरी, जब आप आर्टिफिशियल सिल्क को बर्न करोगे तो आपको वैसी स्मेल नहीं आएगी जैसे कोई बॉडी बर्न हो रही हो। लेकिन अगर आप नेचुरल फाइबर्स को बर्न करोगे, बच्चों याद रखो, नेचुरल फाइबर्स केम फ्रॉम द एनिमल। नेचुरल फाइबर सिल्क वॉर्म से आता है। नेचुरल फाइबर सिल्क वॉर्म से आता है। और सिल्क वॉर्म क्या है? सिल्क वॉर्म प्लांट नहीं है, एनिमल है, ठीक है। तो उसके थ्रू जो फाइबर्स हमें मिलेंगे उसमें भी एनिमल वाली प्रॉपर्टी तो रहेगी ही रहेगी, ठीक है ना। तो जब कभी भी आप नेचुरल फाइबर्स को बर्न करोगे, देन वी विल हैव द स्मेल लाइक द बर्निंग एनिमल। जैसे किसी एनिमल को बर्न कर रहे हो वैसा स्मेल आएगा। लेकिन अगर आप आर्टिफिशियल फाइबर्स को बर्न करोगे, देन इट विल गेट मेल्ट, है ना, अलग से कुछ हो जाएगा, बीड लाइक स्ट्रक्चर, मतलब वो हल्का सा गोल सा कुछ बन जाएगा, ठीक है। तो वही यहाँ पर बोला हुआ है कि आर्टिफिशियल सिल्क व्हेन बर्न ईदर स्मेल लाइक अ बर्निंग पेपर। आर्टिफिशियल सिल्क को आप बर्न करोगे तो वो एक बर्निंग पेपर की तरह उसमें से स्मेल आएगी। स्मेल विल बिकम लाइक अ बर्निंग पेपर इफ इट इज मेड यूजिंग अ प्लांट फाइबर और मेल्ट एंड फॉर्म्स अ बीड if it has a synthetic fiber in it. Natural silk when burned smell like burning hair. Natural silk when burned smells like burning hair. Natural silk को जब आप बर्न करोगे तो बर्निंग हेयर की तरह बर्न अप करेगा, ठीक है। तो बेटा देखो ये तो आपको एक एडिशनल इंफॉर्मेशन दी है इन्होंने। They had given you the additional information about the silk, that we are getting the silk from the silkworm, but apart from it we used to make silkworm also artificially, because the price of the natural silk fiber made cloth will be high, and generally the common man, or we should say that the maximum population would not be able to purchase that much of costly clothes from the market से वैसा क्लोथ, सिल्क वाला क्लोथ वो लोग परचेज नहीं कर पाएंगे। उनके लिए आर्टिफिशियल सिल्क भी मार्केट में अवेलेबल है, जो कम प्राइस पे अवेलेबल होता है और देखने में ऐसा लगता है कि वो सिल्क है। उसकी इंटरनल प्रॉपर्टी सिल्क जैसी नहीं होगी, लेकिन वो देखने में लगेगा कि सिल्क है। बात समझ में आ गई?
Yes, sir. चलो, तो ये था हमारा लास्ट पैराग्राफ. ओके. Sir, I had made a piece of cloth from wool. Can I show? हाँ बेटा बनाओ, बताओ कैसा है. ऑल ऑफ यू नाउ सी. Yes, sir. कौन बता रहा है? हरमन. हरमन सिट. Yes, sir. अच्छा अच्छा, नहीं नहीं, मैं आपकी आवाज से पहचान गया. देखो आप बेटा, ऑल ऑफ यू देखो बेटा, हरमन ने क्या बनाया है, देखते हैं. दिखाओ तो हरमन. सर कैमरा ओपन कर दिया है. कैमरा ओपन कर दिया है. यहाँ पे तो कुछ दिख नहीं रहा. सर. नो सर, दिख रहा है हमें, मुझे दिख रहा है. अरे नहीं. मुझे क्यों नहीं दिख रहा भाई? अरे भाई मुझे तो नहीं दिख रहा. रुको मैं अपना कैमरा बताऊं. सर मैंने ऑन किया है. सर आई ऑन द कैमरा. बेटा उसको एक बार बंद करके चालू करो ना, मुझे दिख नहीं रहा है यहाँ पे. ओके सर. हाँ हाँ हाँ, अब आया अब आया. यस, फिर गायब हो गया. चलो कोई बात नहीं बेटा, आपने बनाया तो अच्छा ही बनाया होगा. सर मैंने ऑन किया, फिर से ऑन करके ऑफ भी किया, फिर से ऑन किया सर, ये वाला. सर कैन यू सी? हो सकता है बेटा कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम होगी शायद, इसलिए नहीं आ पा रहा है यहाँ पे. कोई बात नहीं बेटा, आपने बनाया है, वेल डन, अच्छी बात है, गुड. दिस इज कॉल्ड द प्रैक्टिकल. हाँ, कोई बात नहीं बेटा, इट्स ओके, फाइन फाइन. इट्स अ पार्ट ऑफ जॉब, वी विल दैट वी विल डू, है ना. यस सर. हाँ जी, चलिए. Okay children, now all of you please come on the last page of the chapter, that was the hazards of sericulture. बच्चों मैं आपको बता दूं, आप लोगों ने वुल के केस में under the topic of wool also we had studied the hazards of the wool industry. The persons, those who were working in the for taking out the wool, they may have exposed to the several disease. याद आ रहा है आप लोगों को थोड़ा बहुत? हम लोगों ने वुल के केस में भी पढ़ा था, है ना. हैजार्ड, व्हाट विल बी द हैजार्ड. नाउ हियर आल्सो वी विल गो थ्रू द हैजार्ड. यहाँ पे भी हम देखेंगे कि हैजार्ड कैसे होते हैं, ठीक है ना. किस किस तरह के खतरे होते हैं, वो लोग जिसमें इन्वॉल्व होते हैं उनको किस तरह की बीमारियां, किस तरह के डिजीज होने के चांसेस होते हैं, ठीक है. चलो ऑल ऑफ यू बेटा प्लीज म्यूट योर सेल्फ. तो चलो हम हेडिंग डाल देते हैं आज की. दैट वाज द, ये दोनों टॉपिक तो हमारा हो गया. दीज टू टॉपिक्स आर फिनिश्ड. नाउ चलो ये दो टॉपिक हमारे फिनिश हो गए. द लास्ट टॉपिक दैट वाज हैजार्ड्स ऑफ सेरिकल्चर, है ना. यही है ना टॉपिक, हेल्थ हैजार्ड्स. हेल्थ हैजार्ड्स इन सेरिकल्चर. चलिए, हेल्थ हैजार्ड्स इन सेरिकल्चर. ओके. नाउ चिल्ड्रन, नाउ वन बाय वन हमें कुछ बातें हैं जिनका ध्यान रखना होगा. अभी
मेरे पास टेक्स्ट बुक नहीं है, आई डोंट हैव द टेक्स्ट बुक राइट नाउ, है मेरे पास लेकिन अभी नहीं, है ना। सेरिकल्चर में हैजार्ड क्या होंगे? सेरिकल्चर में हैजार्ड वही होंगे जो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। यू ऑल नो कि सेरिकल्चर में हम क्या करते हैं, वी यूज टू बॉयल द वाटर, हम वाटर को बॉयल करते हैं और उसमें लगभग 1000 से लेकर के फ्रॉम 1000 to 6000 डेड बॉडीज ऑफ द अर्थवॉर्म वी ऑल यूज टू बी पुट इन द बॉइलिंग वाटर। करते हैं हम ऐसा, करते हैं ना? Yes, So, sir. the persons those who used to take out the cocoon, the persons those who used to take out the cocoons from the hot water, they will be at the higher risk. Why? Because they will come in contact with the 6000 dead bodies of a silkworm. Their health may get affected negatively. We must have to take precautions for them. We must have to provide them the gloves. They must have the gloves so that their hand will not directly come in touch with the dead bodies. Okay? So the chances of becoming diseased will be very, very less. We should provide them masks so that if some water droplets will come at their mouth also, it will not come in direct contact with the skin. Okay? The person, those who are having the skin problem, they should be given a glove from here to here. The whole hand should be covered so that when they will put their hand inside to make the things to be separate, so that their hand should not get affected. Okay? There should be no infection in the hand. Okay? So these persons will be in the direct contact and they will be in danger. Okay? Yes, sir. I चलिए explain also. अब ओके बेटा, ओके चलो अब एक एक करके हम देखते हैं कि ये लोग हमें क्या बता रहे हैं। एक एक करके बेटा मैं पढ़ता हूँ और आपको एक्सप्लेन करता जाता हूँ, ठीक है? अब आप लोगों का काम है आराम से शांति से इसको सुनना, ठीक है? चलिए, नाउ द फर्स्ट नंबर। हाँ बेटा, अभी कोई कुछ दिखा रहा था मुझे, दिखाओ तो। ब्लैक कलर का क्लोथ था। Sir, Yes, sir. one. अच्छा ये Sir, क्या can पाउच you है क्या? see? No, sir. हाँ बेटा, हाँ, यस 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 हरमन, यस। अच्छा है बेटा, बढ़िया है, गुड। अच्छा है बेटा, ठीक है, बढ़िया है, ठीक है, बढ़िया है। Okay, sir. Sir, it is a piece of cloth. अच्छी बात है बेटा, चलो I बहुत admit. अच्छा, आपने एक प्रैक्टिकल एग्जांपल बना दिया। नाउ यू विल नॉट फॉरगेट दिस कंसेप्ट फॉर होल योर लाइफ। Yes, sir. This is what the benefit of practicals. This is why we are doing the practicals in the science ना, कि साइंस के कंसेप्ट आप भूलो ना, क्योंकि आने वाले टाइम में जो आपकी टेक्स्ट बुक चेंज होगी वो अभी के कंसेप्ट के बेसिस पर होगी। बेटा आपकी साइंस की बुक कभी भी एक जैसी नहीं होती, वो हमेशा चेंज होती रहती है। नए नए कंसेप्ट आते हैं तो उसमें हम उसको ऐड करते हैं, पुराने कंसेप्ट को हटाते हैं। हिस्ट्री की बुक कभी अपडेट नहीं होती, सिविक्स की बुक अपडेट नहीं होती है, साइंस की बुक होती है, क्योंकि साइंस में कंसेप्ट नए नए होते हैं। नथिंग इज परमानेंट इन द साइंस, द थिंग्स आर गोइंग टू बी अ चेंज एवरी डे। चलो ओके, कम ऑन द टॉपिक ऑल ऑफ यू। हेल्थ हैजार्ड्स इन द सेरिकल्चर, ऑल ऑफ यू प्लीज फोकस। नाउ some of the health hazards associated with the sericulture are, all of you now see here, handling of dead worms with bare hands contributes to infection and illness. मतलब खुले हाथों से, with your open hand, if you will deal with the dead bodies as a worker, आप वर्कर हो मेरी फैक्ट्री के। all of you बेटा please mute yourself, please check your mic, all of you। अपना अपना माइक बंद कीजिए सभी लोग।
Okay. Yes. So whenever these things will be done, for example, you are a worker of my factory in which I used to do the sericulture. मैं सेरिकल्चर करता हूँ, वहां पे मैं सिल्क का प्रोडक्शन करता हूँ और मैं बहुत सारे सिल्क को किल करके उनके कोकून निकाल लेता हूँ. ठीक है. तो ये काम मैं अकेले तो कर नहीं पाऊंगा, क्योंकि मुझे मिल्स को, जो क्लोथ मिल्स हैं, मुझे उन मिल्स को काफी बड़े अमाउंट में, whatever the cloth mills which we are having, the cloth mills will demand for the fiber at very larger scale, क्योंकि उनको बड़े स्तर पे क्लोथ बनाने हैं. ठीक है ना. उनकी जो मशीनें हैं वो सब लगी हुई हैं क्लोथ बनाने के लिए. ठीक है. तो वो लोग काफी ज्यादा मुझसे डिमांड करते हैं. तो उनकी डिमांड को फुलफिल करने के लिए मुझे ज्यादा से ज्यादा कुकुन से रील्स निकालने होंगे. अब रील का मतलब क्या होता है बेटा, मुझे शायद आप लोगों को मालूम होगा, मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है ना. रीलिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिससे कि आप, रीलिंग इज द प्रोसेस बाय विच वी यूज टू टेक आउट द फाइबर्स फ्रॉम द कुकुन, फ्रॉम द बॉइल्ड वाटर. ठीक है. तो अगर आप मेरे फैक्ट्री में काम करते हो या कोई भी पर्सन मेरे फैक्ट्री में काम करता है जहां पे मैं सेरिकल्चर करता हूं, तो सेरिकल्चर का एक छोटा सा पार्ट मेरे यहाँ होता है, दैट वाज द सिल्क प्रोडक्शन. मैं सिल्क का प्रोडक्शन करता हूं. इसके लिए मुझे डेड बॉडीज, इसके लिए मुझे कुकुन चाहिए होते हैं. ठीक है ना. तो उनके डेड बॉडीज को रिमूव करने के लिए मैंने आपको लगा दिया. तो मेरी ये ड्यूटी है, मेरी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपकी तबियत मेरी फैक्ट्री में खराब नहीं होनी चाहिए. योर हेल्थ शुड नॉट गेट डिस्टर्ब इन माई प्लेस, इन माई वर्किंग प्लेस, है ना. अगर कुछ भी ऊपर नीचे होता है तो सीधा सीधा ब्लेम मेरे ऊपर आएगा. ठीक. इसके लिए मैं क्या काम करूंगा, आई विल गिव यू द मास्क. मैं आपको बोलूंगा बेटा मास्क पहन लो. मतलब बेटा नहीं बोलूंगा, आप एज अ वर्कर हो, आई विल टेल ऑल द वर्कर्स यू ऑल शुड वियर द मास्क. सभी लोग मास्क पहनो, अपने अपने हाथ में ग्लव्स लगाओ, यहां से लेकर के यहां तक, ताकि जब आप अपना हाथ उस वाटर में डालोगे तो आपका हाथ उस डेड बॉडीज के टच में नहीं आएगा. मान लीजिए आपको चोट लग गई, फॉर एग्जाम्पल यू आर इंजर्ड, ओके, एंड बाई चांस इफ योर इंजरी will be exposed to the dead body, then what will happen? The chances for the spreading of your disease will be more, है ना. क्योंकि आपको जहां पे चोट लगी है वहां पर इन्फेक्शन होने के चांसेस सबसे ज्यादा होते हैं, क्योंकि वहां की स्किन सबसे ज्यादा सॉफ्ट होती है. एग्रीड? एग्रीड और नॉट? Yes sir, agreed. Yes sir, agreed. तो जब कभी भी आपको चोट लगती है बेटा, तो जो चोट की जगह होती है, द साइट ऑफ इंजरी इज द वेरी वेरी प्रोन प्लेस वेयर द चांसेस ऑफ द मैक्सिमम इन्फेक्शन विल बी एग्जिस्ट. वहां पर इन्फेक्शन के मैक्सिमम चांसेस एग्जिस्ट करेंगे. क्यों? क्योंकि वहां की स्किन सबसे ज्यादा सॉफ्ट होगी. बैक्टीरिया वायरसेस को अंदर जाने की सबसे अच्छी जगह मिल जाएगी वहां पे. और नॉर्मली तो वो ट्राई करते ही अंदर जाने की, लेकिन अब आपने अपने हाथ को कहां डाल दिया? डेड बॉडीज के बीच में. कितनी डेड बॉडीज है वहां पर? 6000. ठीक है ना. तो योर हैंड शुड बी शेव्ड. आपका हाथ साफ रहना चाहिए. और मान लो आपको छींक आ गई, तो छींक जब कभी भी आती है तो हमारी हैबिट क्या होती है, हम अपने हाथ को अपने नाक पे लगाते हैं. तो वो डेड बॉडीज वाला जो आपका हाथ है उसको आप अपने नोज के पास लेके आओगे. ठीक है. फिर आप सांस लोगे. हो सकता है कुछ वायरस, कुछ बैक्टीरिया मे गेट एंटर इन योर बॉडी, देन यू मे बिकम इल. हो सकता है कि आप बीमार पड़ जाओ. तो ये सब ना हो, इसके लिए मैं आपको बोलूंगा कि आप अपने मुंह पे क्या लगाओ? मास्क लगाओ. अपने हाथों में क्या लगाओगे? ग्लव्स लगाओगे. योर bare hand should not be allowed. The bare hand should not be allowed to go. Bare hand should not be allowed to go in the chamber of the dead bodies. जो dead bodies का हमारा boiled chamber है, वहां पर मैं bare hands को allow नहीं करूंगा. So handling of the dead bodies with bare hands contribute to the infections and the illness. Workers generally need to dip their bare hands into the hot water and judge by touch whether the fine threads of the silk have loosened enough to be wound. This causes blisters and open wound injuries leading to infection. So जो workers हैं बेटा, the workers have to put their hand in the hot water and they have to identify by touching the cocoons. They will be asked by me to touch the cocoon and identify whether the cocoon has came in the condition in which
the fibers can be taken out or not? From which the fibers can be taken out or not? कोकून को टच करके आप ये फील करो कि क्या मैं उस कोकून से फाइबर्स निकाल सकता हूं या नहीं। तो आपको टच करके मुझे बताना पड़ेगा। तो टच करने के लिए आपको अपना हाथ उस गर्म पानी में डालना पड़ेगा। एक बार नहीं, कई बार डालना पड़ेगा। बात समझ में आ रही है? यस सर। बार बार अगर आप अपना हाथ गर्म पानी में डालोगे तो आपकी स्किन के ऊपर बैड इफेक्ट, ऑल द डेड बॉडीज, द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द डेड बॉडीज, मान लो अगर किसी तरह का इंफेक्शन आपके हाथ पर हो गया, देन नेक्स्ट टाइम इट विल बी इंजीरियस फॉर एवरीवन। अगर आप अपना इंफेक्टेड हाथ उस गर्म पानी में डालोगे तो आपको तो इंफेक्शन होगा ही होगा, इसके साथ साथ जो उस गर्म पानी से जो फाइबर्स निकलने वाले हैं, जो फाइबर हमें उन फाइबर्स को इकट्ठा करके हम थ्रेड बनाने वाले हैं और थ्रेड बना करके बड़े बड़े मिल्स में सप्लाई करने वाले हैं, तो वो थ्रेड बनाना, मिल्स में सप्लाई करना, दे ऑल विल बी अंडर द डेंजर इफ योर हैंड इज इनसिक्योर। बात समझ में आ रही है? हाउ मच योर हेल्थ प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल। आपका हेल्थ कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। एक वर्कर जो सिल्क प्रोडक्शन कंपनी में काम करता है, उसका हाथ या उसका हेल्थ कितना बड़ा रोल प्ले करता है सबके लिए। ठीक है ना? दैट इज व्हाई वी आर स्टडीइंग इट टुडे। आज हम उनके हेल्थ के बारे में अपनी टेक्स्ट बुक में पढ़ रहे हैं। व्हाई? बिकॉज ऑफ दिस इंपॉर्टेंस। एम आई क्लियर टू एवरीवन? नाउ प्लीज कंटिन्यू। Yes, sir. Standing almost continuously for about 12 to 16 hours, मतलब रोज लगातार 12 से लेकर 16 घंटे तक खड़े रहना। बेटा आप मुझे एक बात बताओ, अगर मैं आपसे बोलूं कि चलो आपको यू ऑल हैव टू वर्क एवरी डे फ्रॉम 12 to 16 hours, then what will be the condition of your legs? Sir, it will pain. Only pain? Only pain, Harman? सिर्फ No, पेन ही sir. करेगा? No, sir, after working This is not the work 12 of to single day. 15 hours. Sir, yes, sir, after working 12 to 15 hours, we will do this many hours till half week. We will fall very ill. But practically it is not possible. You have to go to the factory every day. The salary, they are giving you the money. You can't deny for the work. If you are being paid, अगर कोई भी इंस्टीट्यूशन आपको पे करता है, then you have to work. You can't say no. Your time has been taken by them. ठीक है ना? आप मना नहीं कर सकते। तो बताओ, Yes. it will be very very hard for them. मानते हो ना? Yes, उनके sir. लिए ये ड्यूटी बहुत ज्यादा हार्ड है। It will be very very hard for them to do the duty from 12 to 16 hours. रोज 12 से लेकर 16 घंटे काम करना। भाई अभी तो चलो Yes, sir. गवर्नमेंट ने डिसाइड कर दिया है कि आप सबसे 8 घंटे काम लोगे। ठीक है? चलो मान लो अगर 8 घंटे भी अगर आप काम करते हो, आमतौर पे क्या होता है बेटा कि यहाँ पर हम डबल शिफ्ट में काम करवाते हैं, है ना? क्योंकि वर्कर्स की थोड़ी कमी होती है, क्योंकि आप इतने प्रिकॉशंस लेते हो फिर भी वर्कर्स बीमार पड़ ही जाते हैं, तो ऐसे में वर्कर्स की कमी रहती ही है। और यहाँ पे वर्कलोड इतना ज्यादा होता है कि आमतौर पे कोई भी वर्कर यहाँ काम करने के लिए रेडी नहीं होता। ठीक है? रेडी होता भी है तो कुछ टाइम के लिए, उसके बाद फिर छोड़ देता है, फिर वो कहीं और चले जाते हैं। तो होता क्या है बेटा कि यहाँ पर हमें डबल शिफ्ट में काम कराना पड़ता है, क्योंकि हमारे पास वर्कर्स कम होते हैं। ठीक है? तो अब ऐसे में आपको 12-12, 16-16 घंटे काम करने होंगे। नहीं, बीच में आपको रेस्ट आवर्स दिया जाएगा। आप 8 घंटे काम करोगे, 8 घंटे काम करने के बाद 2 घंटे का रेस्ट दिया जाएगा। आपको आराम से बोला जाएगा कि आप सोने के लिए लेट जाइए, अपने लेग्स को रेस्ट दीजिए, उसके बाद फिर 8 घंटे काम करिए, है ना? ऐसा होता है। ऑल ऑफ इट हार्दिक पटेल। Sir, what is meaning of blister? What is meaning of blister? ग्लिस्टर मतलब बेटा जो डेड बॉडीज है ना,
ब्लिस्टर का मतलब होता है बेटा जो घायल होता है ना, हमारा हाथ जो घायल हो जाता है, मतलब हमारे हाथ का वो पार्ट जहां पर हमें चोट लगी हो। तो चोट लगने की वजह से जब आप दवा करते हो तो हल्का सा नहीं रेड कलर का एरिया हो जाता है, वो जहां पर अच्छे से स्किन दिखाई नहीं देती, हमें हल्का हल्का ब्लड दिखता रहता है, उसको हम बोलते हैं ब्लिस्टर। Yes, sir. Okay, sir. Sir, it is sometimes of dark green color ना? नहीं, डार्क ग्रीन नहीं बेटा, डार्क रेड होता है। Red? हाँ जी। Okay. Okay. Now, the standing almost continuously for about 12 to 16 hours a day. रोज कम से कम 12 से 16 घंटे खड़े होना, reeling the fine silk thread may lead to the health disorders. रोज ये हमें हेल्थ डिसऑर्डर्स क्रिएट करेगा, लाइक बैक एक्ट, पीछे जो हम बैकबोन है हमारी उसमें पेन शुरू हो जाएगा, लाइक बैक एक्ट, स्पाइन एंड द विजन रिलेटेड प्रॉब्लम। सीधी सी बात है भाई, इतने देर तक आप हीट को टॉलरेट करोगे, इतने देर में कितनी बार आप अपने हाथों को डेड बॉडीज में डालोगे, गर्म पानी में डालोगे, तो ये सब आपकी बॉडी के ऊपर नेगेटिव इम्पैक्ट करेंगे। बेटे बच्चों याद रखना, कोई भी काम आपको इम्पैक्ट एक दिन में नहीं करता, मतलब आप एक दिन काम किया और बीमार हो गए, ऐसा नहीं है। आप रोज 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 जब आप उस काम को करोगे ना, आपके ऊपर पड़ने वाला स्ट्रेस, जो आपके ऊपर स्ट्रेस पड़ रहा है, ये स्ट्रेस धीरे 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 आपकी कई तरह की कैपेसिटीज को खत्म कर देगा। और फिर आगे चल के अल्टीमेटली में आप बीमार पड़ जाओगे। ठीक है, खाना पीना आप खाओगे, डाइजेशन ठीक से नहीं होगा। क्यों? क्योंकि रोज आप 16-16 घंटे काम कर रहे हो, वो भी खड़े होके। यहाँ पर बैठ के काम करना मुश्किल होता है, वहां पे तो खड़े होके काम करना है। ठीक है, और सिर्फ खड़े नहीं रहना है, काम भी करना है ना। तो क्या होगा, हमारे बैकबोन पेन करेंगे, स्पाइन जो होंगे वो, बैक स्पाइन जो होगा हमारा वो पेन करेगा, जो हमारे लेग्स होंगे वो पेन करेंगे, और विजन से जुड़े हुए प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि वहां पे कार्बन डाइऑक्साइड का अमाउंट काफी ज्यादा होगा। बेटा बड़े बड़े कंटेनर्स को जब आप हीट करोगे तो वहां पे बड़े अमाउंट में CO2 गैस निकलेगी। अब इतनी सारी गैस को तुरंत इंडस्ट्री से बाहर निकाला तो हमारे लिए पॉसिबल नहीं होगा। ठीक है, आपने बड़े बड़े फैंस लगाए हैं बाहर निकालने के लिए, लेकिन फिर भी CO2 गैस इतनी ज्यादा अमाउंट में प्रोड्यूस होती है कि वो हमारे बॉडी में जाएगी ही जाएगी। अल्टीमेटली में हमारा जो पूरा हेल्थ है, पूरा का पूरा हेल्थ हमारा खराब होगा। ठीक है। थर्ड नंबर, वेपर्स फ्रॉम बॉइलिंग cocoons and diesel fumes from machines may lead to respiratory disease such as asthma and bronchitis. बच्चों, my dear children, आप लोगों को याद है बेटा, हम लोगों ने वुल के केस में हैजार्ड्स पढ़े थे, तो वहां पर मैंने आपको एंथ्रेक्स के बारे में बताया था, याद है? एंथ्रेक्स एंड द सॉर्टर्स डिजीज। एग्जाम टाइम में बेटा याद रखना, अगर मैं एंथ्रेक्स का नाम ले रहा हूं, इसका मतलब दिस डिजीज विल बी कॉज्ड बाय ड्यू टू द वुल इंडस्ट्री। वुल इंडस्ट्री से होने वाली डिजीज कौन सी होगी? एंथ्रेक्स एंड द सॉर्टर्स डिजीज। एंथ्रेक्स एंड सॉर्टर्स डिजीज। और सिल्क इंडस्ट्री से होने वाली डिजीज का क्या नाम होगा? अस्थमा एंड ब्रोंकाइटिस। बात समझ में आ रही है बच्चों? सर अस्थमा एंड ब्रोंकाइटिस आपकी टेक्स्ट बुक में लिखा हुआ है, थर्ड पॉइंट, लास्ट लाइन। सर व्हाट इज सर इन द लंग, सर व्हाट इज कॉजिंग दैट डिजीज? बताता हूँ बेटा, बताता हूँ। ठीक है, तो सेरिकल्चर से आपको क्या होगा? अस्थमा होगा और ब्रोंकाइटिस होगा। अस्थमा में क्या होता है बेटा? हमको बार बार खांसी आती है, बहुत ज्यादा खांसी आती है। खांसी क्यों आएगी आपको? क्योंकि आपके लंग्स में कुछ पार्टिकल्स जाके जम गए हैं, वो पार्टिकल्स जिनको आपकी बॉडी में नहीं जाना चाहिए था, लेकिन क्योंकि आपके आसपास पॉल्यूशन बहुत ज्यादा है, आपके आसपास का जो पॉल्यूशन है वो बहुत ज्यादा है। ठीक है, आपके आसपास का जो पॉल्यूशन है वो काफी ज्यादा है। आपकी नोज मैक्सिमम पार्टिकल्स को नोज में शिफ्ट कर लेती है, फिर भी कुछ पार्टिकल्स हैं जो बच जाते हैं और वो आपके
विंड पाइप में चले जाते हैं, फिर विंड पाइप के थ्रू होते हुए आपके लंग्स में आ जाते हैं, और लंग्स में आने के बाद आपके बॉडी में होने वाले गैसियस एक्सचेंज, मतलब ऑक्सीजन का आपके बॉडी में जाना और CO2 का बॉडी से बाहर निकलना, इसको इफेक्ट करते हैं। मतलब ऑक्सीजन को they will not allow the oxygen to be go in your lungs properly, and it will not allow your body CO2 to be come out properly। मतलब वो CO2 जो मेरे बॉडी में बन रहा है वो फटाफट बॉडी के बाहर नहीं आएगा, और हमारे एटमॉस्फेयर का ऑक्सीजन जिसको हमारे बॉडी में जाना चाहिए वो टाइम पर जाएगा नहीं। इससे क्या होगा, अल्टीमेटली द इल इफेक्ट ऑन माई हेल्थ विल बी डन टू मी। इसका जो नेगेटिव इंपैक्ट पड़ेगा हेल्थ के ऊपर वो मेरे ऊपर पड़ेगा, ठीक है ना। ये तो अस्थमा था। ब्रोंकाइटिस क्या होती है बेटा? ब्रोंकाइटिस इज द डिजीज रिलेटेड टू योर ब्रोंकाई। ब्रोंकाई क्या होता है? ब्रोंकाई मालूम है क्या होता है? नहीं मालूम? नो सर। आई थिंक शायद इसमें पिक्चर दिया होगा, पिक्चर दिया होगा, नहीं दिया पिक्चर। चलो ऑल ऑफ यू ना प्लीज सी ऑन द बोर्ड। मैं ब्रोंकाई बना देता हूं अभी क्या होता है, अभी क्लियर हो जाएगा। नाउ सी बच्चों, सर इट इज अ पार्ट ऑफ देखो बॉडी। देखो 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 देखो, दिस इज द विंड पाइप। ये क्या है? ये हमारा विंड पाइप है। अभी विंड पाइप समझ में नहीं आएगा ना आपको, रुको एक मिनट। हाँ ये एक पर्सन है बेटा, देखो मैंने जैसे डायग्राम बना दिया है ऐसे ही, ठीक है। सी दिस इज द विंड पाइप। ये एक विंड पाइप है आपका। आप अभी सांस ले रहे हो ना, ऑल ऑफ यू लुक एट मी, मुझे देखो। सांस लिया मैंने, तो ये जो मैंने एटमॉस्फेरिक एयर लिया अपनी बॉडी में वो कहां गया? यहां पे गया। मेरे नॉस्ट्रल से होते हुए कहां जाएगा? ये विंड पाइप में जाएगा। यहाँ पे दो पाइप है, एक फूड पाइप है और एक विंड पाइप है। तो आगे जो है वो विंड पाइप है, नहीं आगे जो है वो फूड पाइप है, उसके पीछे क्या है? विंड पाइप। आगे पीछे होते हैं, आगे वाली होते हैं फूड पाइप, पीछे वाली होती है विंड पाइप, ठीक। तो विंड पाइप के थ्रू कहां जाएगा ये एयर? दिस एयर विल गो फ्रॉम माई विंड पाइप, इट विल गो। चिल्ड्रन यू ऑल शुड नो आई एम हैविंग द 2 लंग्स। मेरे पास गॉड ने मुझे 2 लंग्स दिए, ठीक। शेप कैसा होता है? लाइक अ बलून। बोथ द लंग्स विल हैव द शेप लाइक अ बलून। बलून की तरह उसका शेप होगा, ठीक है ना। तो भाई मेरी बॉडी में तो विंड पाइप एक ही है, लेकिन आगे चल के ये 2 पार्ट में डिवाइड होगा। ये जो आप विंड पाइप देख रहे हो ना, ये आगे जाके 2 पार्ट में डिवाइड होगा। बिकॉज वॉट एवर द atmospheric air which I am taking in my body, it will get divided in 2 types। क्यों? क्योंकि मेरे पास 2 लंग्स हैं। गैसियस एक्सचेंज कहां पे होगा? लंग्स में होगा। कैसे होगा? जब मैं एटमॉस्फेरिक एयर वहां पे सप्लाई करूंगा, मैं अपने लंग्स को एटमॉस्फेरिक एयर दूंगा और उससे कहूंगा कि भाई तू ऑक्सीजन ले ले और CO2 दे दे। तो ऑक्सीजन ले लेगा और CO2 दे देगा। मैं फिर उसको बाहर निकाल दूंगा, मैं फिर एटमॉस्फेरिक एयर। एक मिनट सुनो। ये क्या था बेटा? इसको हम बोलते हैं विंड पाइप। और ना वो तो सर तो क्या होगा? एक लंग्स नहीं होगा बेटा तो उसका जीना काफी मुश्किल हो जाएगा। उसकी बॉडी का CO2 बाहर नहीं निकलेगा, उसकी बॉडी हमेशा लेथार्जिक रहेगी, वो वीक रहेगा हमेशा। ओके, दिस इज द विंड पाइप। दिस इज द विंड पाइप। और ये विंड पाइप को हम क्या बोलते हैं बेटा? ट्रैकिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ट्रैकिया बोलते हैं। तो ट्रैकिया, ठीक। ये जो ट्रैकिया है ये आगे जाके 2 पाइप में डिवाइड होगा। इस पाइप को मैं क्या बोलता हूं? क्या बोलता हूं? पढ़ो तो, क्या लिखा है? ब्रोंची।
ब्रोंची नहीं है, ब्रोंकाई है वो, ब्रोंकाई। ब्रोंकाई। ये जो दो पाइप दिख रहा है ना आपको, ये दोनों पाइप, इन पाइप में अगर इन्फेक्शन हो जाएगा देन इट विल बी कॉल्ड एज अ ब्रोंकाइटिस, जो आपकी बुक में दिया हुआ है, ब्रोंकाइटिस। व्हेन दिस पाइप विल हैव द इन्फेक्शन, इन पाइप्स में अगर इन्फेक्शन हो जाएगा देन द पर्सन विल सफर फ्रॉम द डिजीज नोन एज ब्रोंकाइटिस। क्लियर हो गया? ब्रोंकाइटिस क्या होता है भाई? तो उसमें क्या होगा? उसमें खांसी आएगी, मतलब उसके सिम्टम्स क्या होंगे? सिम्टम्स ये होगा बेटा कि बार बार आपके माउथ में कफिंग आएगी, आप जितनी बार खांसोगे उतनी बार कफ आ जाएगा, और आपके ज्यादा से ज्यादा आपके बॉडी में, आपके ये विंड पाइप में कफ बनेगा, ठीक है ना, कफ बनेगा और खांसी आएगी बार बार, ठीक है ना, और आपको रेस्पिरेशन में प्रॉब्लम होगी, जितनी बार आप सांस लोगे ना उतनी बार आपको पेन होगा। आपकी विंड पाइप के थ्रू विंड पास, जो एयर होगी एटमॉस्फेरिक एयर, वो पास ऑन करेगी, कहाँ जाएगी? पास करके लंग्स में जाएगी, जितनी बार वो लंग्स में जाएगी उतनी बार आपको पेन होगा। मतलब ये जो आप देख रहे हो ना रास्ता, दिस वे, ये जो आप देख रहे हो ना पाथ, इस पाथ के थ्रू जितनी बार भी ऑक्सीजन निकलेगी एटमॉस्फेरिक एयर से, एटमॉस्फेयर की एयर चाहे लंग्स में जाए, चाहे लंग्स का CO2 बाहर जाए, एटमॉस्फेयर का एयर चाहे लंग्स में जाए या लंग्स का CO2 बाहर जाए, दोनों ही केस में मुझे यहाँ पर क्या फील होगा? पेन फील होगा। इट विल बी फील टू मी लाइक अ पेन, तो दिस विल बी कॉल्ड एज अ ब्रोंकाइटिस। क्या बोलते हैं इसको? ब्रोंकाइटिस बोलते हैं। सर मुझे एक सवाल है। ओके सर। चलिए आगे देखिए ऑल ऑफ यू। नाउ द कंटिन्यूअस एक्सपोजर टू द नॉइज मे बी मेड बाय स्पिनिंग एंड विंडिंग मशीन। बेटा वहां पर बहुत सारे कोकुन्स को मैं एक साथ डील करता हूं। इतने सारे फाइबर्स को इकट्ठा करने के लिए मैं बहुत सारे स्पिनिंग मशीन्स लगाता हूं। बच्चों अब मुझे ये मत कहना कि स्पिनिंग का मतलब नहीं मालूम, मैंने स्पिनिंग का मतलब कल आपको बताया था, ठीक है। वहां पर कई तरह की स्पिनिंग मशीन्स होती हैं और विंडिंग मशीन्स होती हैं। विंडिंग मशीन क्यों होती है भाई? उसको सुखाने के लिए, उसको ड्राई करने के लिए। किसको ड्राई करने के लिए? सिल्क फाइबर को। अरे भाई जब वो सिल्क फाइबर ड्राई होगा तभी तो आप उसको वीविंग और निटिंग के थ्रू क्लोथ बना के मार्केट में बेच पाओगे, क्योंकि मार्केट में बेचने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? आपको वीविंग और निटिंग के थ्रू उसको पास करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो वीविंग और निटिंग के थ्रू कैसे पास करोगे जब आपके पास वो कपड़े गीले हैं? तो ठीक है ना, तो आपको उसको सुखाना पड़ेगा। तो आपने वहां पे बेंडिंग मशीन लगाई है, मतलब उनके फाइबर्स को सुखाने के लिए बड़े बड़े फैंस लगाए हैं। तो ये बड़े बड़े फैंस जब चलेंगे, एक मिनट रुक जाओ, ये बड़े बड़े फैंस जब चलेंगे तो वहां पे आवाज होगी, तो ये आवाज लगातार आपके कानों में जाएगी और आप 16-16 घंटे तक काम करोगे। नाउ दिस वॉइस विल कंटिन्यूअसली गो इन योर ईयर एंड अल्टीमेटली देयर विल बी अ प्रॉब्लम, देयर मे बी प्रॉब्लम इन योर ईयर। हो सकता है कि आपके कानों में प्रॉब्लम हो जाए, ठीक है। और लूम मतलब, अरे भाई वीविंग और निटिंग वाला, मतलब तीनों चारों काम एक साथ हो रहा है। कोकून से फाइबर भी निकल रहा है, फाइबर से थ्रेड बन रहा है, फिर थ्रेड सूख भी रहा है और सूखने के बाद फिर वो क्लॉथ में कन्वर्ट भी हो जा रहा है, ठीक है ना। वेयर द फैब्रिक इज वो बन जाएगा, मे रिजल्ट इन हियरिंग डिसऑर्डर। तो सुनने में हो सकता है कुछ प्रॉब्लम्स आ जाए, ठीक है। तो क्या प्रॉब्लम है? समवन वाज ट्राइंग टू, बोलो बेटा। anyone want to say something to me? Tell me fast. सर आदि बेटा आवाज नहीं आ रही। सर मैंने वो चैट बॉक्स में क्वेश्चन लिखा है। अच्छा लिखा है चैट बॉक्स में? ओके रुक जा देखता हूँ। आदि पटेल, सर इफ माई वन लंग इज फॉल देन एवरी ईयर गो टू वन लंग। हाँ बेटा, अगर आपका एक लंग खराब हो जाएगा तो आपके बॉडी में जो भी आप एयर लोगे वो केवल एक ही लंग्स में जाएगा और उस एक लंग्स के थ्रू
ऑक्सीजन आपकी बॉडी को मिलेगा वही ऑक्सीजन आपकी पूरी पूरी बॉडी में जाएगी। सीधी सी बात है, आपकी बॉडी में ऑक्सीजन कम हो जाएगी, क्योंकि पहले previously you was having the two lungs. Previously you was having the two lungs to provide oxygen to your body, but right now since the one lung is not working, so whatever the oxygen which will be demanded by your body, it will be fulfilled only by the single lung. ठीक है? ठीक है बेटा, तो अब आज के लिए इतना ही। फिर नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कवरी ऑफ सिल्क कर लेंगे। ठीक है? नो बडी विल लीव, अभी कोई भी जाएगा नहीं, अटेंडेंस देनी है मुझे।